नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, एक नई कहानी शुरू करते हैं जिसका नाम है ढाई माँ। ढाई माँ का मतलब होता है, एक माँ होती है जो जन्म देने वाली होती है और एक माँ होती है जो बच्चे को पालती है, और जो बच्चे को पालती है उसे ढाई माँ कहते हैं। तो चलिए इस नई कहानी को शुरू करते हैं। घर की साफ सफाई कर नहा धोकर घड़ी में समय देखकर दिशा ने सोचा, अब तो मनु को उठा ही देती हूँ। मनु, मनु, उठ जा गुड़िया। आज कॉलेज का पहला दिन है तेरा, याद है या भूल गई? कहते हुए मनु की माँ दिशा कमरे में आई तो बेड पे मनु नहीं थी। चारों तरफ कमरे में देखा, मनु कहीं भी नजर नहीं आई। बाथरूम की तरफ जाकर दरवाजा खटखटाया तो अंदर से मनु की आवाज आई, कौन है? तेरी माँ हूँ शैतान कहीं की, मेरे सिवाय और कौन आएगा बाथरूम का दरवाजा खटखटाने? हंसते हुए दिशा ने जवाब दिया और वापस मुड़कर रसोई घर में चली गई। सॉरी मम्मा, जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी कर दीजिए, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। तेज आवाज में बोलते हुए मनु बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आई और जल्दी जल्दी अपने गीले बालों को सुखाने लगी। इधर दिशा रसोई घर में खड़ी सोच रही थी कि क्या बनाऊं जो मनु बिना नखरे किए खा ले। कुछ सोच के उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो जल्दी से नाश्ता बनाने लगी और मनु को आवाज लगाई, आजा जल्दी, नाश्ता तैयार है गुड़िया। आज तेरी पसंद का नाश्ता बनाया है। मैं आ गई मम्मा। मम्मा, मैं कैसी लग रही हूँ? मनु ने आते ही दिशा का हाथ पकड़कर चारों तरफ गोल गोल घुमाते हुए खिलखिला के वो हंसने लगी। रुक जा गुड़िया, मैं गिर जाऊंगी। धीरे से बेटा, तुझे भी लग जाएगी। बोलते हुए दिशा ने मनु का हाथ पकड़कर उसे नाश्ते की टेबल पर बिठा दिया। चल, अब नाश्ता खत्म कर जल्दी से, नहीं तो देर हो जाएगी कॉलेज के लिए। नाश्ता प्लेट में निकालकर मनु के सामने रख दिया। अरे वाह, आलू के पराठे! खुश होते हुए वो अपने होठों पर जीभ फेरने लगी। अब खाना शुरू कर गुड़िया, पराठे देखने के लिए नहीं, खाने के लिए बनाए हैं हमने। एक प्यारी सी चपत उसके सिर पर लगाते हुए दिशा ने कहा। उई मम्मा, मेरे सारे बाल खराब कर दिए आपने। मुंह बनाकर मनु अपने बालों को ठीक करने लगी। तभी पराठे का एक छोटा सा टुकड़ा लेके मनु को खिलाते हुए दिशा बोली, तेरी रोज की नौटंकी है ये, खाने के समय पर ही दुनिया भर के नखरे आते हैं तुझे। अब चुपचाप खा लो, फिर बात करना, समझी? दिशा की बात सुनकर मनु ने शांति से अपना नाश्ता खत्म किया और हाथ साफ करके कॉलेज बैग कंधे पर टांगकर बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल गई। दिशा असमंजस में टेबल के पास खड़ी जाती हुई मनु को देख रही थी। आज तक मनु को इतना शांत कभी नहीं देखा मैंने। इसे क्या हुआ, बिना बात किए ही चली गई मुझसे? तभी दौड़ते हुए मनु आई और दिशा के गले से लिपट गई। मम्मा, आपने तो बताया ही नहीं कि मैं कैसी लग रही हूँ। दिशा से थोड़ा दूर होते हुए मनु बोली, आज तो मेरी गुड़िया आसमान से उतरी हुई परी लग रही है, किसी की नजर न लगे मेरी परी को। ऐसा कहकर वो मनु को नजर का टीका लगाने लगी। क्या मम्मा, मुझे कौन नजर लगाएगा? जिन्हें मेरे बारे में पता चल जाता है वो दूर ही रहते हैं मुझसे। नजर लगाना तो छोड़ो, कोई सीधे मुंह बात ही नहीं करता मुझसे। ऐसा कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ना मेरा बच्चा, ना, रोते नहीं हैं। कहते हुए दिशा मनु को अपने सीने से लगा लेती है। तुझे कमजोर नहीं पड़ना है, समाज की गंदी सोच को पछाड़ कर तुझे आगे बढ़ना है, अपनी अलग पहचान बनानी है तुझे। और आज से फिर तुझे एक नई लड़ाई लड़नी है। लेकिन मेरी बच्ची, तू हारेगी नहीं, तुझे मेरी कसम है। हाँ मम्मा, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी, कभी नहीं। ऐसा बोलकर वो अपनी माँ से अलग होती है। कोई कुछ भी कहे, तू मेरे लिए अनमोल है। मैंने हर मोड़ पर तेरा साथ दिया है और जब तक जिंदा हूं तब तक तेरे साथ रहूंगी, समझी? दिशा नम आंखों से उसे प्यार से समझाते हुए बोली। ठीक है मेरी माँ, मैं समझ गई। अब आप भी मेरी बात समझ जाओ जल्दी से और पापा से बात कर लो एक बार। ऐसा बोलकर वो रुक गई। फिर वो धीरे से दिशा के दोनों हाथों को पकड़कर घुटनों के बल बैठकर बोली, मम्मा, आप कब तक खुद को तकलीफ देती रहेंगी मेरी वजह से? मुझे आपका प्यार और दर्द सब दिखता है माँ। अब मैं नादान बच्ची थोड़े ही हूँ
जो आपका दर्द ना समझ पाऊँ। मेरे लिए ही सही, आपको पापा से मिलना ही होगा मम्मा। इसके बारे में बाद में बात करेंगे गुड़िया, तुझे देर हो रही है। कॉलेज टाइम पर पहुंचना है, जल्दी जा। और अपना ध्यान रखना। कैंटीन से लेकर कुछ खा लेना। और फ्री टाइम में मुझे कॉल भी कर लेना, नहीं तो चिंता लगी रहेगी तेरी। एक ही सांस में सब बोल गई दिशा। ठीक है माँ, आती हूँ, कहकर मनु उदास चेहरा लेकर वापस मुड़ गई। इस बारे में मैं विचार करूंगी। तभी उसे पीछे से दिशा की आवाज़ सुनाई दी और वो दौड़कर वापस अपनी माँ के गले से लिपट गई। थैंक यू मम्मा, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। ऐसा कहकर वो फिर तेजी से घर से बाहर निकल गई। मनु के जाने के बाद दिशा ने फ़ोन उठाया और किसी का नंबर डायल किया। फ़ोन की घंटी बजते ही उधर से कॉल रिसीव हो गया। शायद कोई दिशा के फ़ोन का ही इंतज़ार कर रहा था। दिशा, उधर से आवाज़ आई और फिर एक खामोशी सी छा गई। आंसू जी, क्या कहना है आपको? जल्दी बोलिए, मेरे पास वक्त नहीं है। दिशा थोड़ा बेरुखी से बोली, लेकिन उसकी आंखों में आंसू उसका दर्द बयां कर रहे थे। वापस आ जाओ दिशा, मुझे माफ़ कर दो। आंसू इतना बोलकर रुआंसा हो गया। बहुत देर कर दी आपने, फ़ोन रखती हूँ, कहकर दिशा ने जल्दी से फ़ोन काट दिया और वहीं सोफे पर बैठ गई। उसके आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बैठे बैठे वो अपने अतीत में खो गई। दिशा और आंसू की मुलाकात किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में हुई थी। दिशा को देखकर आंसू को पहली नज़र वाला प्यार हो गया था। दिशा का भी हाल कुछ ऐसा ही था। शादी में लोगों की भीड़ भाड़ में दोनों की बातचीत संभव न थी। इशारों इशारों में कुछ कुछ एक बात कर लेते थे दोनों। लेकिन कहते हैं ना, प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो कभी छुप नहीं सकती। और दोनों की प्रेम कहानी रिश्ते की ही एक भाभी को पता चल गई और उन्होंने ही दोनों को पहली बार बातचीत करवाई। सारे रिश्तेदार शादी की रस्मों रिवाजों में व्यस्त थे। तभी भाभी ने दिशा को छत पर जाने का इशारा किया। भाभी का इशारा मिलते ही वो छत पर चली गई। वहां आंसू पहले से ही छत के कोने में खड़ा दिशा का इंतजार कर रहा था। किसी के आने की आहट सुनकर आंसू पीछे मुड़ा तो सामने दिशा को देखकर वो एक पल के लिए उसकी खूबसूरती में खो सा गया। आज हल्दी रस्म के लिए दिशा ने पीले रंग की साड़ी पहनी थी, जो उस पर खूब जच रही थी। मैचिंग गहनों के साथ चेहरे पर हल्का मेकअप भी लगाया था। उसके माथे पर लगी लाल रंग की बिंदी उसके चेहरे पर चार चांद लगा रही थी। आंसू अपने सामने खड़ी दिशा की खूबसूरती में खो सा गया। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसने दिशा को छत पर किस लिए बुलाया था। तभी दिशा ने चुटकी बजाते हुए कहा, कहाँ खो गए आप? कहीं नहीं। क्यों, क्या हुआ? आंसू ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, पर आपके बारे में कुछ कह नहीं सकती। ऐसा बोलकर दिशा हल्के से मुस्कुरा दी। उसे मुस्कुराते देखकर आंसू छेप सा गया और सिर झुकाकर बोला, माफ कीजिएगा, आपको इतने करीब से देखा तो मुझे किसी चीज का ख्याल ही नहीं रहा। अच्छा, तो अब देख लिया मुझे। अब मैं जाऊं या अभी और देखना बाकी है? चेहरे पर बनावटी गुस्सा लाते हुए दिशा ने कहा और वापस जाने के लिए मुड़ गई। तभी आंसू ने पीछे से दिशा का हाथ पकड़ लिया और धीरे से उसके सामने आकर खड़ा हो गया और फिर बोला, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप मेरी धर्म पत्नी बनना स्वीकार करेंगी? लेकिन ऐसे कैसे शादी हो सकती है हमारी? दिशा थोड़ी हैरान हो जाती है शादी का नाम सुनकर। उसे कोई सही जवाब नहीं सूझ रहा था, क्योंकि आंसू शादी के लिए कहेगा, उसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। रिश्तेदारों से जितना कुछ पता चला था आशीष यानी कि आंसू के बारे में, वो अपने घर का इकलौता वारिस था। उसके पापा का खुद का बिजनेस था, जो दोनों बाप बेटे मिलकर संभालते थे। मतलब आंसू एक अच्छे खासे अमीर और इज्जतदार परिवार से था। दिशा आंसू को पसंद करती थी, इसलिए वो उससे मिलना चाहती थी बस। शादी के बारे में उसने कुछ नहीं सोचा था। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। चलो अब ये भी बता दो कि हमारी शादी क्यों नहीं हो सकती? तभी आंसू हैरान परेशान सा दिशा से पूछता है, हमारा कोई मेल नहीं है और ये शादी नहीं हो सकती बस। कहकर दिशा वापस जाने को हुई। तो क्या आप मुझे पसंद नहीं करती? अगर ऐसा कुछ है तो मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा।
आंसू की बात सुनकर दिशा वहीं ठिठक कर रुक गई और बिना वापस मुड़े ही बोली, मैं आपको पसंद करती हूँ, लेकिन आपके साथ शादी का सपना नहीं देखना चाहती मैं। लेकिन क्यों? आंसू ने पूछा। क्योंकि आप एक अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और मेरे पापा की हैसियत नहीं कि वो मेरी शादी आप जैसे अमीर लड़के के साथ कर पाएँ। हमारा मध्यम वर्गीय परिवार है और हमें हमारी हैसियत पता है। हम आपके साथ शादी के सपने नहीं देख सकते और हाँ, आप हमें भूल जाएँ तो ही अच्छा है, कहकर दिशा छत से नीचे चली गई और आंसू वहीं खड़ा कुछ सोचकर हँसने लगा। धीरे-धीरे शादी के सारे रस्म रिवाज होते गए और दोनों ने इस दौरान आपस में कोई बातचीत नहीं की। शादी संपन्न होने के बाद दोनों अपने-अपने घर चले गए। लगभग 15 दिन बाद, अरे सुनती हो? दिशा की माँ, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। हमारी दिशा के लिए एक अच्छे और बड़े घराने से रिश्ता आया है। कहते हुए दिशा के पिताजी किशोर जी ने घर में प्रवेश किया। दिशा की माँ कल्पना देवी, जो किसी काम में व्यस्त थी, वो ये खुशखबरी सुनकर भागकर अपने पति के पास आती है और एक ही सांस में बहुत सारे सवाल करती है। लड़की का नाम क्या है? लड़का कैसा है जी? क्या करता है? पढ़ा लिखा कितना है? और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, दहेज कितना मांगे हैं? अरे अरे, सांस तो ले लो पहले, फिर बताता हूँ सब कुछ। हंसते हुए दिशा के पिताजी ने कहा और वो वहीं कुर्सी पर बैठ गए। अब बताइए भी, अभी तो चिल्ला चिल्ला कर बता रहे थे और अब जब बोल रही हूँ बताने को तो चुप हो गए हैं आप। थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कल्पना देवी बोली। तो दिशा के पिताजी ने एक तस्वीर उनके हाथ में दी और बोला, लड़के का नाम आशीष है, ये लो पहले लड़की की तस्वीर देख लो, फिर बताओ कैसा है, हमें हाँ करनी चाहिए या नहीं। तस्वीर देखकर कल्पना देवी थोड़ी चिंतित होते हुए बोली, लड़का तो बहुत अच्छा है दिखने में, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, फिर ये लोग हम जैसे गरीब के घर रिश्ता क्यों करना चाहते हैं? अरे भाग्यवान, तुम समझी नहीं अभी। हंसते हुए दिशा के पिताजी ने कहा, नहीं, मैं कुछ नहीं समझी। हैरान से अपने पति का चेहरा देखते हुए कल्पना ने जवाब दिया, अच्छा मैं समझाता हूँ। अपनी दिशा चौहान परिवार को पसंद आ गई और वो जल्दी ही उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। रही बात दहेज की, तो लड़के के पिता ने दहेज की ये मांग की है कि वो अपने बेटे का विवाह मंदिर में करना चाहते हैं और उन्होंने विवाह का शुभ मुहूर्त एक हफ्ते बाद का निकलवाया है। किशोर अपनी पत्नी को समझाते हुए बोले, इतनी जल्दी कैसे तैयारी करेंगे विवाह की? अपनी बेटी की इच्छा भी पूछ लो एक बार। जल्दबाजी में विवाह का फैसला नहीं करना चाहिए। कल्पना देवी चिंता करते हुए बोली, सब कर लेंगे हम, बस एक बार दिशा को भी लड़के की तस्वीर दिखाकर उसकी इच्छा जान लो, फिर भगवान की मर्जी हुई तो सब अच्छा होगा। इतना अच्छा रिश्ता घर चल कर आया है, हमारी बेटी के लिए हम इसे ऐसे ही ना नहीं करेंगे, कहकर किशोर घर से बाहर चले गए। किशोर के जाने के बाद कल्पना देवी हाथ में तस्वीर लिए अपने कमरे में चली गई और अपनी छोटी बेटी निशा को आवाज़ लगाई, निशा इधर आना जरा। हाँ माँ, अभी आई। निशा और दिशा दोनों अपने कमरे में थी। माँ की आवाज़ सुनकर निशा वहाँ से माँ के कमरे में आ गई और पूछा, माँ आपने मुझे बुलाया, कोई काम था क्या? हाँ, एक काम करो, ये तस्वीर लो और जाके अपनी दीदी को दिखा दो। तस्वीर निशा के हाथ में देते हुए कल्पना देवी ने कहा, माँ ये किसकी तस्वीर है? तस्वीर हाथ में लेते हुए निशा ने पूछा, तुम्हारी दीदी के लिए रिश्ता आया है, ये उसी लड़के की तस्वीर है। लड़के के पिता की इच्छा है कि वो विवाह मंदिर में करेंगे, कोई लेन देन की बात नहीं है। ये सारी जानकारी अपनी दीदी को भी दे देना। अब जाओ तुम, कहकर कल्पना वहीं कुर्सी पर बैठ गई। जी माँ, मैं अभी दीदी को ये तस्वीर दिखा कर लाती हूँ। निशा खुश होते हुए कमरे में जाने को हुई, तभी कल्पना देवी ने कहा, और सुन, दिशा से कहना सोच समझ कर हाँ या ना में जवाब दे, क्योंकि विवाह का मुहूर्त एक हफ्ते बाद का ही निकला है। निशा ने हाँ में सिर हिलाया और फिर दिशा के कमरे में चली गई। निशा, माँ ने तुझे किस लिए बुलाया था? बड़ी देर लगा दी आने में। क्या कहा माँ ने तुझे? निशा के आते ही दिशा ने कई सारे सवाल एक साथ किए। तो निशा ने दिशा के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और ना बोलने का इशारा किया। फिर दिशा को बिठाकर जो भी माँ ने कहा था वो सारी बातें दिशा को बताई।
और फिर बोली, ये रही आपके होने वाले उनकी तस्वीर। अच्छे से देखकर फिर अपना फैसला मुझे बता देना, मैं जाके माँ को बता दूंगी। कहकर वो मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चली गई। दिशा हाथ में तस्वीर लिए सोच रही थी, इतने बड़े आदमी होते हुए भी मुझ जैसी लड़की से शादी क्यों करना चाहते हैं ये लोग? कहीं लड़के में कोई कमी तो नहीं? इतना सोचकर वो तस्वीर देखने लगी। लड़के को देखकर वो चौंक गई। अनायास ही उसके मुंह से निकला, ये तो आंसू जी हैं। मतलब इन्होंने ही रिश्ता भेजा है। तभी कुछ सोचकर तस्वीर देखते हुए दिशा बोली, अब मैं शादी के लिए मना नहीं कर सकती, क्योंकि आपने अपने प्यार को पाने के लिए इतनी कोशिश की है, तो मुझे तो हाँ करना ही पड़ेगा। कहकर वो हल्के से मुस्कुराई। तो मैं आपकी हाँ समझूं दीदी? तभी निशा अचानक से आकर बोली। तो दिशा ने हल्के से हाँ में अपना सिर हिला दिया और दिशा के गले लग गई। दिशा ने जाकर ये खबर अपनी माँ को बताई तो माँ भी बहुत खुश हुई और कहा कि जा अपने पिताजी को बुला ला, कि माँ ने बुलाया है। जी माँ, अभी बुला कर लाती हूँ पिताजी को। कहकर निशा वहाँ से सीधे अपने पिताजी को बुलाने चली गई। किशोर घर आए तो कल्पना देवी ने उन्हें दिशा की हाँ के बारे में बताया। किशोर ने खुश होते हुए कहा, भाग्यवान, अपनी बिटिया के विवाह की तैयारियां शुरू कर दो, समय बहुत कम है हमारे पास। हाँ जी, इतने कम समय में कैसे होगा सब कुछ? कल्पना ने परेशान होते हुए कहा। ईश्वर पर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। कहकर वो जल्दी से घर के बाहर चले गए। घर में विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। वैसे विवाह सादगी से होना था, लेकिन फिर भी जो जरूरी था उन सब चीज़ों की व्यवस्था करनी थी। और फिर एक हफ्ते बाद शुभ मुहूर्त में बहुत ही सादगी के साथ दिशा और आंसू का विवाह संपन्न हो गया। अभी वर्तमान में मनु कॉलेज पहुंच गई तो उसने सोचा कि माँ को बता दे, नहीं तो माँ परेशान होगी। उसने माँ को कॉल लगाया, लेकिन दिशा को फ़ोन की घंटी सुनाई ही नहीं दे रही थी, क्योंकि दिशा अपने अतीत के बारे में सोचते हुए कब नींद के आगोश में चली गई उसे पता ही नहीं चला। इधर दिशा के कॉल रिसीव ना करने से मनु घबरा गई और मन में बोली, ये माँ कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। उसने फिर से माँ का नंबर डायल किया। लगातार फ़ोन बजने से दिशा की आंख खुली और उसने हड़बड़ाते हुए फ़ोन उठाया। देखा तो मनु की कई सारी मिस्ड कॉल थी। वो देख ही रही थी कि फिर से मनु की कॉल आ गई। दिशा ने कॉल रिसीव किया तो उधर से मनु ने घबरा कर पूछा, माँ, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ? आप मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही थी? अरे शांत हो जा गुड़िया, ठीक हूँ। वो तो मुझे पता नहीं कैसे नींद आ गई इसलिए तेरी कॉल रिसीव नहीं हुई। मनु को घबराते हुए देखकर दिशा ने जल्दी से उसे बताया। अच्छा फिर ठीक है माँ, वो मैं कॉलेज पहुँच गई हूँ, यही बताने के लिए फ़ोन किया था मैंने। आप ध्यान रखिएगा अपना। अब मैं फ़ोन रखती हूँ। कहते हुए मनु ने फ़ोन रखना चाहा, तभी दिशा बोली, तू भी अपना ध्यान रखना गुड़िया। हाँ माँ, अब रखती हूँ। कहकर मनु ने फ़ोन रख दिया और वो अपने आसपास देखने लगी कि वो किधर जाए, क्योंकि उसे अपनी क्लासेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी अचानक एक लड़की आकर मनु से टकरा जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखती हैं, फिर एक साथ बोलती हैं, ओह सॉरी, गलती से लग गया। फिर दोनों ही एक साथ हंसने लगती हैं। तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की ने पूछा। जी, मेरा नाम मनु सिंह है। और आपका? मनु ने अपना नाम बताया और साथ में उसका नाम भी पूछ लिया। मनु ने लड़की का नाम पूछा। सामने खड़ी लड़की अपना नाम बताने को ही हुई कि तभी एक लड़का दौड़ते हुए आया और उस लड़की से शिकायत भरे लहजे में बोला, मैडम जी, अगर फुर्सत मिल गई हो तो मेरा भी हालचाल पूछ लिया करो। और घूरते हुए मनु को एक नज़र देख भी लिया। मनु को देखते ही उसे कुछ अलग सा महसूस हुआ। उसे मनु का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। वो सोच ही रहा था कि तभी लड़की बोली, नील, तुम कब आए? मैं तो आधे घंटे से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। और तुम हो कि गप्पे मारने में फुर्सत ही नहीं है तुम्हें? नील थोड़ा गुस्सा करते हुए बोला। अरे नहीं नील, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रही थी और आकर मनु से टकरा गई। लड़की और नील आपस में बात कर रहे थे।
मनु वहाँ से चलने को हुई, तभी उस लड़के ने कहा, अरे मनु रुको तो, अभी तो मैंने अपना नाम भी नहीं बताया तुम्हें। लड़की मनु को रोकते हुए बोली। तो मनु वहीं रुक गई। मेरा नाम ईशा है और ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड नील। और नील, फिर नील से बोली, नील इनसे मिलिए, ये है मनु और ये हमारी जूनियर है। हेलो मनु, कैसी हो? बोलते हुए नील ने मनु की तरफ अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। तभी मनु अपने दोनों हाथ जोड़कर बोली, जी मैं ठीक हूँ। नील ने स्माइल करते हुए अपना हाथ वापस कर लिया और मनु से बोला, तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम हो यहाँ पर या कोई सीनियर्स तुम्हें परेशान करे तो हम दोनों में से किसी के साथ तुम अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती हो। हम दोनों तुम्हारी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स भाई, ऐसा कुछ हुआ तो ज़रूर बताएंगे आपको। और फिर ईशा से बोली, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब मैं चलती हूँ, नहीं तो मेरी क्लास मिस हो जाएगी। ओके बाय। ओके बाय, बाद में मिलते हैं, अपना ध्यान रखना, ईशा ने कहा। और मनु अपनी क्लासरूम की तरफ चली गई। चल नील, अभी तो मेरी क्लास का टाइम नहीं हुआ है, चलो तब तक लाइब्रेरी में चलते हैं, कहकर ईशा लाइब्रेरी की तरफ चल दी। कुछ दूर चलने के बाद ईशा बोली, नील अभी तो तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे थे और अब जब साथ हूँ तो बात ही नहीं कर रहे मुझसे, क्या हुआ? कहकर वो पीछे मुड़ी तो नील वहाँ था ही नहीं। फिर बड़बड़ाते हुए बोली, अब ये कहाँ चला गया? और इधर उधर देखने लगी, लेकिन नील नहीं दिखा। वो ढूंढते हुए उसी जगह पर आई जहाँ मनु से मिली थी, तो देखा नील वहीं पर खड़ा था और उसके पास जाकर बोली, नील तुम अभी यहीं खड़े हो? पर शायद नील ने कुछ सुना ही नहीं, वो वैसे ही खड़ा रहा। नील क्या हुआ? ईशा ने नील के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। कुछ नहीं, मुझे क्या हुआ? नील ने चौंकते हुए पूछा। अच्छा, फिर तुम कहाँ खोए हुए थे? कब से आवाज़ दे रही हूँ मैं तुम्हें और तुम हो कि सुनते ही नहीं? ईशा घूरते हुए नील से बोली, अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, पहले ये बताओ मनु कहाँ गई? वो ईशा की बात को इग्नोर करते हुए बोला, मनु तो तुम्हारे सामने ही अपनी क्लासरूम की तरफ गई थी और तुम उसे क्यों पूछ रहे हो? हैरान होते हुए ईशा ने कहा, ऐसे ही, तुम जाओ अपनी क्लास अटेंड करो, मुझे बहुत ज़रूरी काम याद आ गया है, मुझे जाना होगा, हम बाद में मिलते हैं, बाय। कहते हुए नील वहाँ से चला गया। ये इतना अजीब सा बिहेव क्यों कर रहा था? पहले तो ऐसा कभी नहीं किया इसने। आज मनु को देखते ही इसे अचानक से क्या हो गया? ईशा सोच ही रही थी, तभी उसकी एक क्लासमेट सीता ने उसे लाइब्रेरी चलने के लिए कहा, तो वो उसके साथ चली गई। मनु क्लासरूम में पहुंची तो वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मनु जाके बीच के तीसरे नंबर वाली खाली बेंच पर बैठ गई। कुछ देर बाद क्लासरूम में एक लड़की आई और मनु के पास आकर बोली, मैं तुम्हारे पास बैठ जाऊं? हाँ क्यों नहीं, बैठ जाओ। बोलते हुए मनु थोड़ा साइड में खिसक गई। मेरा नाम अंकिता है, बैठते ही उसने बताया। बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा, मनु ने स्माइल करते हुए कहा। हाँ, तुमने तो अपना नाम ही नहीं बताया मुझे, अंकिता बोली। मेरा नाम मनु है। तब तो तुम बहुत शुभ हो, क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? हंसते हुए अंकिता ने मनु से कहा। हाँ बनूंगी, लेकिन पहले ये बताओ मैं शुभ कैसे हो गई? मनु ने आश्चर्य से उसे देखते हुए कहा। तुम सच में नहीं समझी क्या? अंकिता बोली। नहीं। अरे यार रुको, अभी समझाती हूँ तुम्हें, कहते हुए अंकिता मनु की तरफ मुंह करके बैठ गई और फिर बोली, देख मनु, जब तुम इस धरती पर अवतरित हुई थी तब कुछ ना कुछ शुभ हुआ होगा तुम्हारी फैमिली में, और कुछ उनका मन का हुआ होगा, इसलिए तुम्हारी मम्मी पापा ने तुम्हारा नाम मनु रखा है ना? हाँ ये ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए शुभ कैसे हुई ये बताओ पहले, अंकिता की बात काटते हुए मनु बोली। अरे यार, कितना सवाल पूछती हो तुम। सुनो, मेरी लाइफ में भी तुम अभी आई हो, क्या पता आगे से मेरे साथ भी कुछ अच्छा ही हो जाए, मेरा मन का हो जाए। अंकिता बोल ही रही थी कि तभी क्लास टीचर क्लास में आ गए।
और सारे स्टूडेंट जो इधर उधर बैठे बातें कर रहे थे, सबने आकर क्लास टीचर का अभिवादन किया और अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। चल यार, आप पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दें, बातें फ्री टाइम में कर लेंगे। अंकिता की तरफ देखते हुए मनु धीरे से बोली। लेकिन यार मनु, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। अंकिता ने भी धीरे से कहा। बाकी बातें बाद में होगी, सामने देखो। पहले पहले ही दिन क्लास से बाहर जाने का इरादा है क्या तुम्हारा? मनु ने कहा। ठीक है, नहीं बोलूंगी मैडम। आप खुश हो? मुंह बनाते हुए अंकिता बोली। हाँ, अब ठीक है। जब तक टीचर हैं तब तक कोई बात नहीं होगी, हल्के से स्माइल करते हुए मनु ने कहा। अंकिता भी हाँ में सिर हिलाते हुए सामने देखने लगी। तो दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी में। तब तक के लिए शुक्रिया।